तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2020 की सेंटअप एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप लोग यह पता कर सके कि आपने कितना सही बनाया। जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके सेंटअप एग्जाम में। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो आज हम लोग जो है इसका करने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को डायरेक्ट। पहले यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि खंड और यानी सेक्शन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक का है, मतलब हर क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। यानी 60 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना बनाना है, तो आप लोगों को मात्र 50 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली इज करेक्ट, यानी एक ही सही है। आंसर एनी 50 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरियज 1 मार्क। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने सेम इसी का एक वीडियो बनाया हूं, जिसमें उसमें जो है ना क्वेश्चन सब अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप सही से मतलब क्वेश्चन वाली वीडियो जिसमें साफ साफ दिखाई दे वो अपलोड कर दे। तो मैं इसलिए फिर से वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब, अर्थात एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति। ये स्टूडेंट ने मार्क करके रखा है, मतलब उसने जो बनाया था वो टिक करके रखा है। ये मेरा टिक नहीं है, मैं अब फिर से टिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति, अर्थात ऑप्शन बी यानी कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिव्ड बाय अ क्लब इज कैपिटल रिसिप्ट, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैलेंस शीट में, अर्थात स्थिति विवरण में। याद रखिएगा पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण अर्थात आर्थिक चिट्ठा उसमें दिखाया जाता है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी। कहीं कहीं आप लोगों का स्थिति विवरण रहेगा और कहीं आप लोगों का रहेगा आर्थिक चिट्ठा। तो आप लोगों को भयभीत नहीं होना, मतलब डरना नहीं है। आप लोग अंग्रेजी देख लीजिएगा जिसमें बैलेंस शीट लिखा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन इन। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, आईवीआई खाता में, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है आईवीआई खाता में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो आय नहीं है। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, जैसे मैं पहले बताया था कि ये क्वेश्चन सब आएंगे, मैंने गैस करके आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन, यानी काफ़ी सहायता मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ऐसा थोड़ा ना होगा कि आपको पहले पता चल जाए कि क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सही बात है। लेकिन एक्सपीरियंस है और गैस किया हुआ क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाता है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हूँ सेम वही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि यही क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग अच्छा मार्क्स बना के लाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने 48 नंबर तक बना के आया है, किसी ने 49, एक स्टूडेंट 49 तक भी बनाकर आया है, जो कि वो बहुत खुश है और बहुत ही हमको बधाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा मार्क्स मिल सके। तो उस 5 नंबर का अंग्रेजी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड क्या होगा, एंडोमेंट फंड यानी एंडोमेंट निधि। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द सोसाइटी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या है? तो एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा आयगत प्राप्ति है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है, याद रखिएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस चीज का सारांश है? तो 7 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों का। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात वर्ल्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। और बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था उसी में से क्वेश्चन आया है, तो सर मैं आप लोगों को आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं, वैसे मैं किसी से पेमेंट लेता नहीं हूँ, यूट्यूब में फ्री क्लास देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का दिल कहे कि सर को गिफ्ट करूँ, तो यहाँ मेरा देखिए पेटीएम नंबर आपको दिख रहा होगा, उसमें आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा आपको ये, उसमें आप भी फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का दिल चाहे तो कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था सर आप अपना पेटीएम और फ़ोन नंबर दीजिए जिससे कि मैं आप लोग को गिफ्ट दे सकूँ। तो आप चाहें तो पेटीएम में या फिर फ़ोनपे में दे सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो, ठीक है। और ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अर्थात पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? तो इस 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फर्म का पुनर्गठन अर्थात रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट्स। ठीक है, यानी निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, मतलब किसके सिवाय जो है वो ख्याति को प्रभावित करते हैं। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्थात ग्राहकों की स्थिति, यानी लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति एक संपत्ति है। ठीक है, गुडविल इज एन एसेट्स, अर्थात ख्याति एक संपत्ति है, यानी ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वैल्यूएबल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है? तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? In which ratio the cash brought in for goodwill by the new partner is shared by the exiting partners, यानी नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो 13 यानी 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी त्याग अनुपात में, अर्थात सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। If at the time of admission of a new partner profit and loss account balance appears in the books, it will be transferred to, यानी यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का जो शेष बचा है उसे किस में हस्तांतरित करेंगे? तो इस 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो साझेदार के जो पूंजी खाते हैं उसको पूंजी पर ब्याज से क्रेडिट किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए इसका अंग्रेजी देख लेते हैं, मतलब इंग्लिश। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इज क्रेडिटेड विथ, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट वन कैपिटल, यानी ऑप्शन ए।
ऊपर कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी क्या होगा, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी 16 का सही आंसर ऑप्शन बी, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट वन द अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिक्वायर्ड पार्टनर बी पेड एट। यानी साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए शेष ब्याज पर कितना प्रतिशत ब्याज देना चाहिए, तो 6%, यानी ऑप्शन बी। ये आप लोगों को तो याद होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज एन अकाउंट। ठीक है, यानी साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियां कौन कौन सी हैं। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ए एवं बी दोनों के आधार पर, अर्थात समय के आधार पर एवं विक्रय के आधार पर। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या होगा, ऑन बोथ ए एंड बी, अर्थात ऑन टाइम बेसिस एंड ऑन सेल्स बेसिस। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, वसूली व्ययों को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली व्ययों को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो डेबिट पक्ष में, अर्थात ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए डेबिट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। One dissolution of a firm amount realized from an unrecorded assets is credited to, यानी फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात वसूली खाता में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। One dissolution of a firm out of the proceeds received for the sale of assets will be paid first of all to, यानी फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से जो प्राप्त राशि है उससे सबसे पहले किसका भुगतान करेंगे, तो उससे सबसे पहले बाहरी लेनदारों का भुगतान करेंगे, यानी आउटसाइड क्रेडिटर्स। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है। One resolution if a partner undertakes to make payment of a liability of the firm, the account to be debited is, यानी समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार जो है वो फर्म का कोई दायित्व को ले लेता है तो कौन सा खाता जो है डेबिट होगा। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी वसूली खाता अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिट विल बी। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदार का पूंजी खाता। याद रखिएगा, साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा साझेदारों का पूंजी खाता, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है। When realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, such expenses are debited to। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी साझेदारों के पूंजी खाते में अर्थात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। Which of the following is not transferred to realization account?
यानी निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित यानी ट्रांसफर नहीं किया जाता है? तो 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्थात इनमें से सभी को यानी रोकड़ खाते के शेष को, संचयों के शेष को और लाभ हानि खाते के शेष को, इन तीनों को। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज, अर्थात बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसूली खाते के नाम पक्ष में यानी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है? जब मांग का राशि ना चुकाएं, यानी मांग राशि का भुगतान ना करने पर। 28 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और इसका थोड़ा अंग्रेजी देख लेते हैं। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, क्या हो जाएगा? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। यानी अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए यानी इशू ऑफ बोनस शेयर। 30 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 रुपया वाला प्रति क्षमता अंश 12 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इफ इक्विटी शेयर ऑफ RS10 इज इशूड एट RS12 इट इज कॉल्ड, यानी इसे क्या कहा जाता है? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिमूल्य पर निर्गमन यानी इशूड एट प्रीमियम। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, जब परावर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रोमोटर्स। यानी जब परावर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ख्याति खाता अर्थात गुडविल अकाउंट। और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर आर इशूड टू, यानी अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं किसके लिए? ठीक है, यानी किसके लिए? तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यमान अंशधारियों का अर्थात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल अप कैपिटल इज कॉल्ड। यानी प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, यानी अंश आवेदन खाता क्या है? तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, व्यक्तिगत खाता अर्थात पर्सनल अकाउंट। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी है। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति अर्थात ऑप्शन ए, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, समता अंशधारी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, यानी समता अंशधारी क्या होते हैं? तो समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं अर्थात ऑप्शन डी, स्वामी अर्थात ओनर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, यानी सीमित अर्थात लिमिटेड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, जो ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। यानी वैसे ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर ही ट्रांसफर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वाहक ऋण पत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मोर डिलीवरी आर कॉल्ड। तो इसका क्या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरियर डिवेंचर्स। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी टाइप का क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन मैं पहले ही आप लोगों को ऑफलाइन वीडियोज और 7 बजे शाम वाली लाइव क्लास पर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं है, सारा बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को यह चिंता नहीं करना है कि जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो और आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल सके। सो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल से सबसे अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति अर्थात पूंजीगत हानि यानी कैपिटल लॉस। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, जनरली डिवेंचर्स आर, यानी साधारणतः ऋण पत्र क्या होते हैं? तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सुरक्षित अर्थात सिक्योर्ड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, यानी ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता क्या है? तो 42 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात दायित्व यानी लायबिलिटी। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता दायित्व में आता है, यानी 42 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो ऋण पत्रों का शोधन कैसे किया जा सकता है? तो लाभों में से, पूंजी में से और प्रावधान में से, इन तीनों में से। तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ तो प्रॉफिट, कैपिटल एंड प्रोविजन बोथ, यानी 3 इन तीनों। तो 33 का इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, 33 नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, शोधन कोष विनियोग है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज, यानी शोधन कोष विनियोग क्या है? तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय अर्थात इनकम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है, डिवेंचर कांट बी रिडीम्ड एट, यानी ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बट्टा पर यानी डिस्काउंट पर। ऋण पत्रों का शोधन कब नहीं किया जा सकता है? तो बट्टा पर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ, यानी सिंकिंग फंड किसका हिस्सा है? तो इस 46 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, संचय एवं आधिक्य का, अर्थात रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन से हैं? तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी, अर्थात प्रबंधक, वित्तीय संस्था और लेनदार, ये तीनों। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? तो 48 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी आर्थिक चिट्ठा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन है, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी सकल लाभ अर्थात ग्रोस प्रॉफिट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है? तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजीकरण विधि अर्थात कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, चालू अनुपात में शामिल है, अर्थात चालू अनुपात में क्या शामिल है? तो चालू अनुपात में स्टॉक, देनदार और रोकड़, ये तीनों शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, करंट रेशियो इंक्लूड्स स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट 52, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो? तो 52 यानी 52 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात स्टॉक यानी स्टॉक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, शब्द चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है, द टर्म करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, यानी शब्द चालू दायित्व में क्या शामिल नहीं होता है? तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणपत्र अर्थात डिवेंचर।
आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन ऋण क्षमता अनुपात है। ऋण क्षमता अनुपात है, डेट रेस इक्विटी रेशियो इज। ऋण क्षमता अनुपात क्या है? तो इस 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शोधन क्षमता अनुपात यानी सॉल्वेंसी रेशियो। ऋण क्षमता अनुपात है, शोधन क्षमता अनुपात, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 55, एक कंपनी का दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ऋण क्षमता अनुपात। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका अंग्रेजी में। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिला ही नहीं, ठीक है। तो जो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। ये 56, 57 और 58 का इसमें मेरा नहीं मिला था, इसलिए इसमें मतलब कि ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोग उससे मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह से कर्मचारियों को नगद भुगतान है। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम। तो इस 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी, अर्थात संचालन क्रियाएं, निवेश क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये तीनों। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है, यानी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक आप लोगों को बताया हूँ, लगभग 600 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिससे कि आप लोगों की 2021 के फाइनल इंटर परीक्षा में आप लोग अच्छा खासा प्रदर्शन कर सके और आप लोगों का भविष्य सही हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। यानी निम्न में से कौन सा मद जो है और रोकड़ के समान नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनियोग अर्थात इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।